विधानसभा उपचुनाव में जुटी बीजेपी। आज गुजरात दौरे पर राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राहुल तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। नेता विपक्ष विभिन्न त्रासदियों के पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। ईरान को आज मिलेगा नया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद हो रहा चुनाव। राष्ट्रपति मुर्मू ने जाबाज जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। सेना के 36 वीर जवानों को मिले कीर्ति और शौर्य चक्र। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर मायावती ने जताया दुख। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तर भारत में अगले 2 दिन जमकर गरजेंगे बादल। दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में होगी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली अस्पताल में पुलिस के आगे किया सरेंडर। हादसे में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार था मधुकर। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली अस्पताल में पुलिस के आगे किया सरेंडर। हादसे में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार था मधुकर। आज हाथरस कोर्ट में मधुकर को पुलिस करेगी पेश। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हुआ गिरफ्तार। हादसे में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार था मधुकर। दिल्ली अस्पताल में पुलिस के आगे देव प्रकाश मधुकर ने किया सरेंडर। हादसा में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार था मुख्य आरोपी। आज हाथरस कोर्ट में मधुकर को पुलिस करेगी पेश। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली अस्पताल में पुलिस के आगे मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। आपको बता दें कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर फरार चल रहा था, जिसके बाद दिल्ली अस्पताल में पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया है। तो मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हो चुका है गिरफ्तार। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है देव प्रकाश मधुकर। बाबा का मुख्य सेवादार था देव प्रकाश मधुकर। हाथरस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार था मुख्य आरोपी। हाथरस कोर्ट में मधुकर को पुलिस करेगी पेश। तो हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी हुआ है गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां पर मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हुआ है गिरफ्तार। तो मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था देव प्रकाश मधुकर। आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर हुआ गिरफ्तार। देव प्रकाश भोले बाबा का खास सेवादार भी है। आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर भोले बाबा का खास सेवादार भी है और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद दिल्ली अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया है और आज हाथरस कोर्ट में मधुकर को पुलिस पेश करेगी। तो शुक्रवार की देर रात सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। वहीं आज गुजरात दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। गुजरात के अहमदाबाद शहर का करेंगे दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
तो गुजरात के अहमदाबाद शहर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे नेता विपक्ष। गुजरात के अहमदाबाद शहर का करेंगे दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे नेता विपक्ष। विभिन्न त्रासदियों के पीड़ित परिजनों से भी मिलेंगे। गुजरात के अहमदाबाद शहर का करेंगे दौरा। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे नेता विपक्ष। गुजरात के अहमदाबाद शहर का करेंगे दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। विभिन्न त्रासदियों के पीड़ित परिजनों से भी राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। तो आज गुजरात दौरे पर है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। गुजरात के अहमदाबाद शहर का करेंगे दौरा। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे नेता विपक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज गुजरात के दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इस दौरान जानकारी ये भी मिल रही है कि विभिन्न त्रासदियों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज गुजरात के दौरे पर हैं। राहुल गांधी चुनावी मोड में इस बार नजर आ रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी। लेकिन राहुल गांधी की जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं, तो आज राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद शहर का दौरा करेंगे, जहां वो सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। वहां कांग्रेस भवन में पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई थी और इसके अलावा कई और भी छोटी मोटी घटनाएं हुई। और इसके साथ ही एक बड़ा आरोप वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, उनको हिरासत में ले रही है, किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जब आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे तो सबसे पहले पार्टी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका दूसरा दौरा गुजरात के ही एक थाने में है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रखा गया, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इससे पहले कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार गुजरात के द्वारा जेल भेजा गया था, उन पीड़ित परिवारों के परिवारों से मिलेंगे, उनके पीड़ित लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा वहां पर 2 बड़ी घटनाएं जो हुई थी, एक तो मोरबी का पुल गिरा था, उसके जो लोग शिकार थे उनके पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी का आज मिलने का प्लान है। इसके साथ ही अभी जो मॉल में वहां गेमिंग जोन में जो आग लगी थी, उस घटना में जो परिवार पीड़ित हैं उनसे लोग मुलाकात करेंगे। इसके अलावा तीसरा एक वहां बड़ोदरा में नाव पलटने की घटना हुई थी, तो नाव पलटने की घटना में जो लोग शिकार हुए थे, जिनकी जानें गई थी, उनके परिवारों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो गुजरात दौरा पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि आज राहुल गांधी का गुजरात दौरा है, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद शहर में पहुंचकर दौरा करेंगे और विभिन्न त्रासदियों से पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष ने सह प्रभारियों की नियुक्ति की।
बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अध्यक्ष ने सह प्रभारियों की नियुक्ति की और 24 राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। दीपक प्रकाश को सह प्रभारी बनाया गया। पंजाब में विजय भाई रूपानी प्रदेश प्रभारी बने। डॉक्टर नरेंद्र सिंह को सह प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर सतीश पुनिया को हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी बनाया गया। प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी नियुक्त किया गया। अपराजिता सारंगी को सह प्रभारी नियुक्त किया। तो बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां पर सह प्रभारियों की लिस्ट जो है वो बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है और टीवी स्क्रीन पर हम आपको बीजेपी के सह प्रभारियों की लिस्ट भी दिखा रहे हैं। 24 राज्यों के लिए सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स सामने आए हैं उसके बाद से ही बीजेपी चुनाव को लेकर के काफी सीरियस हो गई है और उपचुनाव में भी बीजेपी की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आगामी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश पार्टी के प्रभारियों को नियुक्ति की है और एक बार में 24 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को नियुक्त किया। खास प्रभारियों को बदलने का काम किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में अच्छी नहीं रही और जिन राज्यों में अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर उनके दमदार तेज तर्राक नेताओं को लगाया जाए ताकि वो प्रदेश प्रभारी के तौर पर वहां पर पार्टी के संगठन, पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को एकजुट करके संगठनात्मक बैठकों का आयोजन करा के और जो कैंडिडेट जिताऊ हैं उनका सिलेक्शन कैसे करना है, उन तमाम चीजों को लेकर इनको काम करना है। इन सभी प्रदेश प्रभारियों को नियुक्ति की गई है। ऐसे भी प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और सह प्रभारी बनाए गए हैं जिनकी लोकसभा इलेक्शन में खुद की तो भले ही हार हुई हो लेकिन उनको पार्टी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसमें एक बड़ा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी और लखीमपुर खीरी की धौरहरा लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भले ही रेखा वर्मा हार गई हो लेकिन उत्तराखंड का उन्हें सह प्रभारी एक बार फिर नियुक्त किया गया है क्योंकि वहां पर उत्तराखंड में उनके संगठनात्मक कार्यशैली को बेहद बहुत अच्छा बताया जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री भी उनकी लगातार तारीफ करते थे। इसके साथ ही झारखंड में जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है वहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लगाया गया जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको झारखंड में लगाया गया। इसके साथ ही साथ आप हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव आगामी दिनों में होना है बिल्कुल यानी कि देखा जाए तो बीजेपी कमर कस के तैयारियों में लग गई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है जहां पर करीब 24 प्रदेश के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया हुआ है और जनता की समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में मौजूद हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पुलिस अफसर और तमाम अधिकारी भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का गोरखपुर पहुंचने के बाद जनता दरबार का कार्यक्रम निश्चित होता है। इसको लेकर के आज भी जनता दरबार लगाया गया है और जनता दरबार के दौरान वो तमाम जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें सुनते हैं और उनका निस्तारण करने के निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं।
गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं वो अपनी फरियादों को लेकर के गोरखपुर के जनता दरबार पहुंचे हुए हैं, जनता दरबार में उपस्थित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो पंक्तियों में तमाम जो लोग हैं जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं उसको लेकर के वो वहां पर मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी उपस्थित हैं और इसके अलावा पुलिस अफसर की भी मौजूदगी देखी जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारियों के साथ ही पुलिस अफसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में हैं। जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं और अधिकारियों को उसे जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे थे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया हुआ था। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख। लिखा कि चेन्नई आवास के बाहर की हत्या अति निंदनीय। आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील, दलितों के सशक्त आवाज थे। आर्मस्ट्रांग की हत्या पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख और ट्वीट करते हुए लिखा, चेन्नई आवास के बाहर की हत्या अति निंदनीय। टीवी स्क्रीन पर ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लिखा है, बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नृशंस हत्या अति दुखद और अति निंदनीय। पेशे से वकील श्री आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों की सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। आपको बता दें कि चेन्नई आवास के बाहर के आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के मायावती ने दुख जताया है और साथ ही सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बीएसपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की चेन्नई आवास के बाहर हुई हत्या, जिसके बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मांग की है। और वही खबर आपको बहराइच से बताएंगे, जहां पर युवती ने सीपी के कर्मचारियों पर लगाया आरोप। युवती ने सीपी के कर्मचारियों पर लगाया आरोप। सीपी कर्मचारियों पर अश्लील वीडियो बनाने का लगाया आरोप। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफिस के बाथरूम में बनाया वीडियो। युवती ने अश्लील वीडियो क्लिप बनाने का लगाया आरोप। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफिस के बाथरूम में बनाया वीडियो। युवती ने अश्लील वीडियो क्लिप बनाने का लगाया आरोप। सूत्रों के अनुसार कई बार युवतियों के वीडियो बनाए गए। बड़ा सवाल, जिम्मेदार कर्मचारी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती ने सीपी के कर्मचारियों पर लगाया है आरोप। जहां सीपी कर्मचारियों पर अश्लील वीडियो बनाने का युवती ने आरोप लगाया है। बहराइच से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफिस के बाथरूम में वीडियो बनाया है। कुछ इस तरीके का आरोप युवती ने लगाया है, जहां पर युवती ने अश्लील वीडियो क्लिप बनाने का आरोप लगाया है। तो कैसे आप बना? वीडियो बनाया बस। तो लड़का भी चला गया साथ में? नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं जब जैसे बैठी फिर मेरे को दिखा था वो। अच्छा, वो वीडियो बना लिया है आपका? हाँ, लेकिन हमने उसका सिर्फ करवा दिया और आगे। बस ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम। वही खबर आपको मेरठ से बताएंगे, जहां पर आज मेरठ आएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कमिश्नरी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कमिश्नरी सभागार में समीक्षा बैठक भी करेंगे। 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कमिश्नरी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक।
4 राज्यों के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। कावड़ मार्ग का निरीक्षण भी कर सकते हैं। लगभग दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे मेरठ। खबर मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर आज मेरठ आएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। कावड़ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। कमिश्नरी सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। इसी बीच खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर जेपी नड्डा का आज जम्मू दौरा। आज जम्मू दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। करीब 2:30 बजे विस्तारित कार्य समिति की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू दौरे पर रहेंगे। तो आज जम्मू दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। दोपहर करीब 2:30 बजे विस्तारित कार्य समिति की बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को करेंगे संबोधित। जम्मू दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू दौरा आज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू जा रहे हैं, उनका जम्मू दौरा है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज जम्मू के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में जम्मू में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जब जम्मू पहुंचेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक कार्य समिति की बैठक लेंगे। इस बैठक में चुनाव पर रणनीति तैयार होगी। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जो इस विस्तारित मीटिंग में बुलाए गए हैं उनको इस कार्य समिति में आज संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब 2000 वहां पर जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उस केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही वहां पर अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो अब ये पहला चुनाव वहां पर होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी एक मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें आगामी चुनाव की तैयारियों पर कार्यकर्ताओं को संदेश और रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने जम्मू दौरे पर हैं, जहां पर वो एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। तो वही खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर डीजीपी ने सभी पुलिस अफसरों के साथ की बैठक। सभी जोनल एडीजी, रेंज आईजी के साथ की बैठक। डीजीपी ने सभी पुलिस अफसरों के साथ की बैठक। सभी जोनल एडीजी, रेंज आईजी के साथ की बैठक। पुलिस कमिश्नर, जिला कप्तानों के साथ की बैठक। डीजीपी, एडीजी, एलओ समेत कई अफसर जुड़े। पुलिस कमिश्नर, जिला कप्तानों के साथ की बैठक, जहां पर कई अफसरों के साथ बैठक करने की बात सामने आ रही है और डीजीपी समेत कई अन्य अफसर भी जुड़े। आगामी त्योहार मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर की गई चर्चा। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। तो डीजीपी ने सभी पुलिस अफसरों के साथ की बैठक। सभी जोनल एडीजी, रेंज आईजी के साथ की बैठक। पुलिस कमिश्नर, जिला कप्तानों के साथ की बैठक। डीजीपी, एडीजी समेत कई अफसर भी इस बैठक में जुड़े। डीजीपी, एडीजी समेत कई अफसर जुड़े। आगामी त्योहार मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर की गई चर्चा। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश।
फरीदाबाद के सीकरी गांव में देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें किराए के मकान में रह रहे 3 बच्चों की मकान का छज्जा गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जर्जर मकान फरीदाबाद के सीकरी प्याला रोड पर है, जिस मकान में लगभग 10 परिवार अपने परिवारों के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस आशियाने में अपना सर छुपाने के लिए बैठे हैं, वही मकान एक दिन उनके बच्चों की मौत का कारण बनेगा। शुक्रवार की शाम परिवार की पर कहर बनकर टूटी, जिस पर एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ गए। हादसा देर शाम का बताया जा रहा है, जब तीनों मासूम बच्चे मकान के छज्जे के नीचे खेल रहे थे और इसी दौरान जर्जर हालत में मकान का छज्जा भरभरा कर उन मासूमों के ऊपर गिर गया, जिससे मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला है सर, आज हमारे पास 6:30-7 बजे करीब कॉल आई थी आरबी से कि प्याली रोड पे सिकरी गांव में ठेके के पास एक पुराना इमारत की छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के कारण उसके नीचे 3 बच्चे दब के एक्सपायर हो गए हैं। फिर जिसकी सूचना पाकर मैं SHO साहब सेक्टर 58 ACP मुजस्सर साहब मौके पर पहुंचे और वहां हमने जाके देखा तो भाई छज्जा गिरा हुआ था और उसके नीचे 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, नाबालिग तीनों। तरीके से जानकारी मिल रही है कि जर्जर मकान था जिसका छज्जा गिरा और 3 बच्चों की मौत हो गई। क्या इस बात की जानकारी मकान मालिक ने जो परिवार रह रहा है उस मकान में उसे नहीं दी थी? बता दें, फरीदाबाद के सीकरी गांव का ये मामला है, जहां देर शाम ये जो बड़ा हादसा हुआ है, जहां काफी पुराना मकान ये मकान बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बरसात के चलते मकान में पूरे में सीलन आई हुई थी और तभी इसी मकान के अंदर 10 परिवार रह रहे थे। और तो परिवार के जो 3 बच्चे थे वो फोल्डिंग पर वहां बैठे हुए थे, तब अचानक जो मकान का जो छज्जा है वो भरभरा के नीचे गिर पड़ा, जिसको मकान छज्जा गिरने से जो वहां बैठे हुए बच्चे थे वो उसमें दब गए और जब पब्लिक ने शोर शराबा मचाया तब उन बच्चों को निकाला गया। तब तक उन बच्चों की मौत हो चुकी है, पर फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तीनों बच्चों को जो शव हैं वो फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। तमाम पुलिस जांच कर रही है ताकि लापरवाही किसकी है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर जो और परिवार रहते हैं उनका आरोप यह है कि उन्होंने मकान मालिक को पहले ही छज्जे के बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद भी मकान मालिक ने लापरवाही बरती है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और एक ही परिवार के जो 3 मासूम बच्चे हैं उन परिवार को जो चिराग थे वो बुझ चुके हैं और उसी को लेकर परिवार विरोध कर रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज आपका अधिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर मकान का छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश होने के कारण मकान का छज्जा गिरा। और आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इससे पहले मेरठ से खबर आपको बता देते हैं। मेरठ से खबर सामने आ रही है और खबर आपको मेरठ से बता देते हैं। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन का पूरा मामला। तो मेरठ से खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद में गर्भवती महिला से की गई मारपीट। ई रिक्शा गली में ले जाने पर हुआ था विवाद। मारपीट में गर्भवती महिला का हुआ गर्भपात। पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से परिजन नाराज। मां और 4 महीने के नवजात को लिटाकर किया हंगामा। घायल महिला को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन का पूरा मामला। तो खबर मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद में गर्भवती महिला से की गई मारपीट। ई रिक्शा गली में ले जाने पर हुआ था विवाद, जिसके बाद गर्भवती महिला से मारपीट की गई और मारपीट में गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया।
पीड़ित परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से परिजन नाराज। मां और 4 महीने के नवजात को लिटाकर किया हंगामा। घायल महिला को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो खबर मेरठ से, जहां मामूली विवाद में गर्भवती महिला से हुई मारपीट। ई रिक्शा गली में ले जाने पर हुआ था विवाद। मारपीट में गर्भवती महिला का हुआ गर्भपात। मामला ये हुआ था, हमारा सामान का ठेला आ रहा था। उनसे कहा, हमने कहा ऐसे सही कर लो रास्ते को, तो उन्होंने जो तुम पे होगा कर लो। फिर भी हम अपने भाई को ले आए, तो इन्होंने वारदात हम पे पीछे से करी। किस बात को लेके हुआ झगड़ा? प्याज के ठेले के ऊपर अच्छा, ऊपर नीचे कर रखा है उसको रास्ते को, और हमने कहा तो नुकाया को तुम्हारा गोली मार देगा, ज्यादा वो करेगा तो। कौन लोग हैं? फारूक है, फारूक का लड़का है, बहुत सारे लड़के औरतें। अच्छा, जगह कहाँ है? समर गार्डन, आयशा मस्जिद, गली नंबर 4। ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, जहां पर मामूली विवाद में मारपीट हुई और एक महिला का गर्भपात हो गया, फिलहाल अभी तक जो दूसरा पक्ष है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रास्ते के विवाद को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था, और उसी झगड़े में जब गर्भवती महिला बीच बचाव करने आई, तो जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा महिला के साथ मारपीट कर दी गई लात घूंसों से, जिसकी वजह से महिला का 4 महीने का जो गर्भ था वो उसका गर्भपात हो गया। और जिसके बाद जो पीड़ित परिजन है वो थाने पहुंचे, थाना पुलिस से शिकायत की, वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। वहां पर उसका जो 4 महीने का बच्चा था उसका गर्भपात हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो आरोपी पक्ष है उनकी गिरफ्तारी की तलाश में जुटी है। फिलहाल सभी आरोपी जो है वो घर से फरार है। पूरा मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन का बताया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर रास्ते को लेकर के विवाद हुआ था और इस दौरान गर्भवती महिला से मारपीट की गई, जिसके बाद गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं बेस कैंप। तो बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं बेस कैंप। तो बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई। देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर के अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है, जहां अब मौसम ठीक होने के बाद यात्रा को दोबारा से शुरू करवाया जाएगा। बता दें कि 29 जून से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया।
बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं बेस कैंप। बारिश की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की हुई थी शुरुआत, तो तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं बेस कैंप। तो बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी गई है, जहां पर मौसम ठीक होने के बाद यात्रा की दोबारा से शुरुआत कराई जाएगी। फिलहाल अभी अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद दोबारा से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की हुई है शुरुआत। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं बेस कैंप। तो बारिश की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। मौसम ठीक होने के बाद यात्रा की होगी फिर से शुरुआत। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की हुई थी शुरुआत। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां पर पेपर लीक रोकने के लिए यूपीएससी तैयार। यूपीएससी ने लागू की नई व्यवस्था। अन्य भर्ती संस्थान भी अपनाएंगी व्यवस्था। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का बढ़ा घेरा। डिजिटल लॉक से लैस बॉक्स में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। कई लेयर के डिजिटल लॉकर में रहेंगे प्रश्न पत्र। प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लॉकर में रखे जाएंगे। जिले के कोषागार में रखे जाएंगे डिजिटल लॉकर। कोषागार से बॉक्स में केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रों पर बॉक्स से पेपर के पैकेट निकल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से देखा जाए तो पेपर लीक को रोकने के लिए यूपीएससी की ओर से एक नई जो जानकारी है वो मिल रही है, जहां पर अब पेपरों को डिजिटल लॉक में रखा जाएगा। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले देखा गया है कि सबसे अगर परीक्षा हो रही है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो पेपर लीक के मामला सामने आ रहा है। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से और इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से ले रही है। शायद यही वजह है कि अब पेपर लीक के मामले में उसको कैसे उसकी निगरानी की जाए, कैसे मॉनिटरिंग की जाए, उसको कैसे कई तरीके कोड बनाए गए हैं। इसमें कई जो लेयर होंगे वो डिजिटल लॉकर पर रहेंगे और उसको प्रश्न में आयोग के पास एक कोड होगा। उस कोड के माध्यम से बच्चों की आने से 30 मिनट पहले से खोला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रिंटिंग प्रेस प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले लोहे के बॉक्स में होकर के निकलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से में रख पाएंगे। कोषागार में रखने के बाद केंद्रों पर जाएंगे। इन सारी प्रक्रिया के बाद में 30 मिनट जब अभ्यर्थी जब आने वाले होंगे क्लास में बैठेंगे तो 2 अभ्यर्थियों की मॉनिटरिंग के समय इन बॉक्स को खोला जाएगा। इसके साथ ही साथ में वहाँ पे पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो पाए। तो यानी कि जो लॉक खोला जाएगा तो लॉक बच्चों के सामने खोला जाएगा और इसके साथ साथ इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। महत्वपूर्ण होगा कि 3 लेयरों के माध्यम से होगा। एक लोहे की बॉक्स होगा, उसके अंदर भी एक बॉक्स होगा,
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पेपर लीक को रोकने के लिए विशेष रूप से जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर यूपीएससी ने पेपर लीक रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसे जल्द ही अन्य संस्थान भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे। जहां पर प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न पत्र को लॉकर में रखा जाएगा, डिजिटल लॉकर में रखा जाएगा और जिले के कोषागार में ये डिजिटल लॉकर रखे जाएंगे। कोषागार से बॉक्स में केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और इसके बाद केंद्रों पर बॉक्स से पेपर के पैकेट निकल जाएंगे। परीक्षा से 30 मिनट पहले पैकेट खोले जाएंगे। 2 अभ्यर्थी की मौजूदगी में खोले जाएंगे पैकेट। तो पेपर लीक रोकने के लिए यूपीएससी तैयार। यूपीएससी ने लागू की नई व्यवस्था। इसी बीच खबर आपको हाथरस से बताते हैं। हाथरस से खबर सामने आ रही है। खबर हाथरस से, जहां हाथरस भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए टीम जाएगी। सूत्रों के मुताबिक टीम सुबह 11 बजे पहुंचेगी हाथरस। हाथरस के डीएम, एसपी सहित अधिकारी रहेंगे मौजूद। टीम बैठक कर घटना की प्राथमिक जानकारी जुटाएगी। तो आज हाथरस जाएगी जांच आयोग की टीम। हाथरस भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए टीम जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हाथरस भगदड़ जो हुई है, इसको लेकर के एक जांच टीम जाएगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे तक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो लखनऊ से टीम निकलेगी वो 11 बजे तक हाथरस में पहुंच जाएगी और सबसे पहले वहां जो पूरा प्रकरण हुआ है उससे संबंधित जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, जिन्होंने इस पूरे सत्संग का आयोजन की अनुमति दी थी, उन सभी से मुलाकात करेगी और प्राइमा फेसी जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार शुरुआत से लेकर के लोगों की मौत तक आखिरकार किस तरीके की जांच हुई है, उन लोगों ने क्या दृश्य देखा और क्या समझा। इन सभी चीजों को लेकर आयोग इसमें रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हैं और इनके अलावा 2 सदस्य हैं जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, भावेश कुमार, और रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव। ये सभी लोग जांच आयोग की टीम के सदस्य हैं और रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में ये पूरी आयोग की टीम बनी है। और सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद तकरीबन ये कयास लगाया जा रहा है कि 2:30 बजे तक जब वो अफसरों के साथ बैठक करके सत्संग हुआ था, 150 बीघे में उस खेत में आयोजन किया गया था सत्संग का, उस घटना स्थल का निरीक्षण करेगी। तो जाएगा कि एक बड़े घटनाक्रम के बाद जो पूरी आयोग की जो टीम है, जो 2 महीने का जिसको समय मिला है इस पूरी जांच प्रकरण में अपनी रिपोर्ट तैयार करने का, वो आज पहली बार हाथरस जाएगी और अपने जो अनुभव है उनका सेवा का, प्रशासनिक सेवा का, उसके अनुभव का इस्तेमाल करके पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो हाथरस भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए एक टीम जाएगी। सुबह लगभग 11 बजे तक ये टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद वहां पर जांच की जाएगी। इस दौरान हाथरस के डीएम, एसपी मौके और अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। टीम बैठक कर घटना की प्राथमिक जानकारी भी जुटाएगी। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।